एक कंपास की निडिल अचानक से हिली। उस रात पूरा पेरिस सो गया, पर वो नहीं। उसे दिखा कि दो वायर्स एक दूसरे को पुश कर सकते हैं। करंट कैरिंग वायर से सिर्फ करंट नहीं जाता, बल्कि इनविजिबल सर्कल्स भी देखे उसने और उन्हें कैलकुलेट कर दिया। ये थे वो इनक्रेडिबल साइंटिस्ट जिन्होंने हमें काफी ज्यादा हेवी मैथमेटिक्स से बचाया, क्योंकि लास्ट की इन वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि बायट-सैवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है कभी कभी काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन आ जाता है। और अगले 10 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने पिछले 8 इयर्स पढ़ाने के दौरान सीखा, और आप इस लॉ में मास्टर बन जाओगे। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफी हेवी इंटीग्रेशन वगैरह से बचाने के लिए गॉस लॉ आया था, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमें बचाने के लिए एम्पियर्स लॉ आया है। तो एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम आंद्रे मारी एम्पियर था, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और इनके नाम पे ही हमारे करंट की जो यूनिट है एम्पियर, वो भी बनी हुई है। तो 1820 में जैसे हमने इस वीडियो में भी देखा था कैसे ऑयस्टर्ड ने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को फील किया था, क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। देन उन्होंने खत लिखा था बायट-सैवर्ट को, जिन्होंने बायट-सैवर्ट लॉ बनाया था। और इसी बीच मैथमेटिक्स काफी ज्यादा हेवी होने के कारण एम्पियर ने दिमाग लगाया और एम्पियर्स लॉ फॉर्मुलेट किया। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं एम्पियर्स लॉ को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने वाला हूं, और दो स्पेशल सिनेरियोज लेने वाला हूं जहां पे मैं एम्पियर्स लॉ लगा के एक करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वो भी आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। तो जैसे गॉस लॉ में अपन ने ये बात सीखी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोले तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनता था। तो इसकी मदद से हमने गॉस लॉ में चीज सीखी थी कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है, और कैसे किसी क्लोज सरफेस में कितना चार्ज फंसा है वो अपन निकाल सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से एम्पियर ने लॉ बताया, ये इक्वेशन हमें बताया। तो इस इक्वेशन का बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है, हमको एक एक चीज को डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इक्वेशन में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक इंटीग्रेशन तो है, पर उसमें गोला लगा हुआ है, इसको हम साइक्लिक इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसका रीजन ये होता है, जैसे गॉस लॉ में हम एक क्लोज सरफेस लेते थे, तो एम्पियर्स लॉ में हम एक क्लोज लूप लेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक उड़ता हुआ रबर बैंड आप देख सकते हो। तो इस रबर बैंड को हम एक लूप समझ सकते हैं जो स्पेस में है। तो इस रबर बैंड के लूप में कितनी करंट्स पास हो रही है वो यहाँ पे आने वाली है। जैसे गॉस लॉ में कितना चार्ज फंसा होता था, वैसे ही इस रबर बैंड में कितने करंट पास होते हैं वो यहाँ पे अपन को लेना पड़ता है। आपको एग्जांपल में और बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो बी है, ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताती है जो उस लूप के साथ एसोसिएटेड है। देन इसके बाद ये डीएल आता है। ये डीएल एक छोटा सा एलिमेंट होता है जो हम इस लूप के ऊपर लेते हैं। देन गॉस लॉ की तरह यहाँ पे आई एनक्लोज्ड आता है। ये वो एनक्लोज्ड करंट है जो उस लूप को क्रॉस कर रही है। तो अगर मैं आपको एम्पियर्स लॉ का प्रॉपर स्टेटमेंट बताऊं तो हमें बताता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड लूप, दैट इज बी डॉट डीएल, इज प्रोपोर्शनल टू द नेट करंट क्रॉसिंग द लूप, और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे म्यू नॉट बन जाता है। तो इसको थोड़ा बेटर समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको मैं ज्यादा अच्छे तरीके से इसको बता पाऊंगा। तो एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए एक बेसिक एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इसकी वजह से हमको वैसे तो पता है कि आर दूरी पे फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, राइट। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि यार इसकी वजह से फील्ड कैसे निकाल सकते हैं एम्पियर्स लॉ को लगा के। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई इस वायर से आप आर डिस्टेंस पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उसके लिए जैसे हमने गॉस लॉ में क्या सीखा था कि हमें एक क्लोज सरफेस लेना होता है, पर एम्पियर्स लॉ में हमें एक क्लोज लूप लेना पड़ेगा, और इस लूप को थोड़ा सा सिमेट्रिकल होना पड़ेगा कि हमारे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो मैच कर सके। तो यहां पे मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, क्योंकि मुझे ये पता है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो सर्कुलर होती है, राइट। तो हमको ये पता है कि यहाँ पे ऐसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, इसलिए मैंने एक सर्कुलर लूप लिया। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो इस लूप के साथ ही चलेगी, ठीक है। अब हमें वो डीएल समझना पड़ेगा। सपोज मैंने इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, और मुझे ये पता है जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी अपन राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। अगर मैं अपना राइट हैंड थंब रूल को ऊपर की डायरेक्शन में रखूं तो मेरा हाथ ऐसे ही घूमने वाला है, तो हम बोल सकते हैं इस छोटे से एलिमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस छोटे से एलिमेंट की डायरेक्शन में ही आने वाली है, राइट। तो अगर डीएल इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आने वाली है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो एंगल होने वाला है वो 0 डिग्री होने वाला है। इसी तरीके से मैं इस लूप पे कहीं पे भी अगर एलिमेंट लेता हूं, सपोज मैंने यहाँ डीएल लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आएगी। सपोज मैंने डीएल यहाँ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आएगी। तो हर पॉइंट पे इस लूप पे हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और जो छोटा सा एलिमेंट होगा उन दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। दैट मीन्स एंगल विल बी 0 डिग्री।
तो इस तरीके से हमको इनके बीच का एंगल 0 डिग्री मिल जाता है। तो अगर अपन साइक्लिक इंटीग्रेशन लिखते हैं तो बी डॉट डी एल होता है, तो बन जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, ठीक है। और इसको अगर मैं पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो अपन को क्या मिलने वाला है, सोचो। देखो हमको ये पता है आर दूरी के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो अगर मैं किसी भी आर डिस्टेंस पे जाऊंगा तो आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियली चेंज होती है, अलग अलग रेडियस पे अलग अलग होती है। तो एक फिक्स रेडियस पे अपन जाएंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मिलेगी। तो जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे बी बाहर आ जाएगी। अब हमको साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डीएल ही तो करना है, मतलब छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पूरे लूप की तो लेंथ मिलेगी, और इस पूरे लूप की लेंथ क्या होगी, 2πr। तो आप बोल पाओगे इस चीज का इंटीग्रेशन विल बिकम b इंटू 2πr इंटू कॉस 0 बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा, कॉस 0 डिग्री इज 1, है ना। अब राइट साइड में अपन को चाहिए आई एनक्लोज, तो आई एनक्लोज के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी लूप आप कंसिडर करोगे उस लूप की एक डायरेक्शन आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे इस लूप को अगर मैं ऐसे घूमता हुआ इमेजिन करूं, मतलब ये इस डायरेक्शन में ऐसे करके घूम रहा है, तो अगर मैं अपने राइट हैंड के हाथ को ऐसे घुमाऊं तो अंगूठा ऊपर जाएगा, और इस लूप में से जो भी करंट ऊपर की दिशा में पास होगी वो पॉजिटिव करंट होगी, और जो भी करंट अगर नीचे की दिशा में जाएगी तो वो नेगेटिव करंट होने वाली है। तो अपन देख सकते हैं अगर मैं इस लूप को ये वाली डायरेक्शन दूं तो ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव बन जाती है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। तो ये करंट ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव करंट आ जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस आई लिख सकते हैं, इनटू म्यू नॉट लिख देंगे, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, 2πr को अगर आप नीचे फेंक दोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही रिजल्ट है जो हमने बायट-सेवर्ट लॉ लगा के लाया था, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने देखा था कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन करके हमने पूरा मेथड सीखा था वो काफी लॉन्ग है, जबकि एम्पियर्स लॉ, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एम्पियर्स लॉ कुछ सिमेट्रिकल केसेस में हमें कितना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना बता देता है। तो आई एनक्लोज की बात को थोड़ा बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्लोज लूप मान लिया है, जहां स्पेस में कुछ सारी वायर्स जा रही हैं, तो उसमें मैंने क्लोज लूप ऐसे मान लिया है, ठीक है। अब इस लूप में आप देख सकते हो I2 इसको पेनिट्रेट करके नीचे जा रही है, I3 यहां से ऊपर जा रही है, I4 अगेन नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। इसके अलावा भी दो वायर्स हैं जो बाहर से जा रही हैं। तो सबसे पहले जो भी वायर्स इस लूप में से क्रॉस करती हैं अपन को आई एनक्लोज में, वही वायर्स को लेना है, उसी का करंट को लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, हमको इस लूप की एक डायरेक्शन असाइन करनी पड़ेगी। आप उसको चाहे क्लॉकवाइज ले सकते हो, चाहे तो आप उसको एंटी क्लॉक ले सकते हो, आपकी इच्छा है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज मैंने इस लूप के लिए डायरेक्शन ले ली ऐसे करके, तो इस तरीके से अपन ने लूप को एंटी क्लॉक डायरेक्शन दे दी। तो इस लूप की डायरेक्शन में अगर मैं अपना राइट हैंड घुमाऊंगा तो मैं देख सकता हूं अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है। दैट मीन जो भी करंट ऊपर की तरफ जाएगी वो पॉजिटिव करंट कंसिडर की जाएगी, और जो भी करंट नीचे की तरफ जाएगी वो नेगेटिव करंट कंसिडर की जाएगी। तो अपन देख सकते हैं कि यार ये वाली करंट नीचे जा रही तो नेगेटिव में आएगी, ये ऊपर जा रही तो पॉजिटिव में आएगी, और ये वाली भी नेगेटिव में आएगी। और जो भी करंट बाहर से जा रही है उनको अपन को कंसीडर नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर इसके लिए मैं साइक्लिक इंटीग्रेशन लिखूंगा तो उसके लिए राइट साइड में हम लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स I2 नीचे जा रही है तो नेगेटिव में I2 को लेना है, I3 ऊपर जा रही है तो प्लस में I3 को लेना है, और I4 नीचे जा रही है तो माइनस में I4 को लेना है, और जो भी करंट्स बाहर से निकल जा रही है उनको नहीं लेना है। तो आई होप आपको राइट साइड में आई एनक्लोज किस तरीके से लेना है वो प्रॉपर समझ में आया होगा। अब एक शानदार एप्लीकेशन लेते हैं जिसमें एक थिक अपन वायर लेंगे, उसके अंदर सरफेस पे और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो कैलकुलेट करना अपन सीखेंगे। तो हमें सपोज एक थिक वायर दे रखी है जिसकी रेडियस कैपिटल आर अपन को गिवन है, इसमें से जो करंट है वो ऊपर की दिशा में जा रही है ऐसा अपन को गिवन है, और इस करंट का करंट डेंसिटी, दैट इज करंट कितने एरिया से जा रहा है वो जे अपन को गिवन है। तो हमसे पूछता है इस वायर के अंदर इस वायर के बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका ग्राफ भी हमको प्लॉट करके दिखाना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एम्पियर्स लॉ लगाना है और उसको 3 पार्ट्स में हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में हम जानेंगे कि सेंटर से अगर x दूरी पे मैं जाता हूं तो किसी भी x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है जैसे गॉस लॉ हमें सिमेट्रिकल केसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता था, उसी तरीके से एम्पियर्स लॉ भी हमें बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल केसेस में ही अप्लाई करना पड़ेगा, और एम्पियर्स लॉ ऐसे केसेस में बहुत इजीली हमें आंसर देता है। तो सपोज मैंने x दूरी पे एक एम्पिरियन लूप लिया, ठीक है। अब सिमेट्री से हमें पता है कि यार जो भी लॉन्ग वायर होती है उसके आजू बाजू जो भी फील्ड होती है वो गोल गोल होती है, राइट। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो भी फील्ड अंदर भी होगी चाहे बाहर भी होगी वो सारी ऐसी गोल गोल ही होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगी, ठीक है। तो अपन को ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि गोल गोल होती है इसलिए यहाँ पे एम्पिरियन लूप जो हम लेंगे वो भी अपन को गोल गोल लेना पड़ेगा, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के साथ एसोसिएटेड होगी वही उस इंटीग्रेशन में आएगी। तो हमको पता है सेंटर से आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट होनी चाहिए, हमारा इंटीग्रेशन बनेगा साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल
और बी और डीएल के बीच में अभी हमने देखा था एंगल कैसे 0 डिग्री होगा, तो वैसे यहाँ पे cos 0 आएगा, तो दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब यहाँ पे दो चीजें समझनी है, देखो लेफ्ट साइड का हिसाब तो क्लियर है, b इंटू डीएल को आप लिख सकते हो b इंटू टू पाई एक्स, क्योंकि इस लूप की लंबाई ही आएगी और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। लेकिन राइट साइड में अपन को ये समझना पड़ेगा आई एनक्लोज्ड कैसे निकाला जाए। तो आई एनक्लोज्ड निकालने के लिए इस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट जा रहा होगा वो अपन को चाहिए। तो अगर मेरे पास डेंसिटी है तो इसमें अगर मैं एरिया मल्टीप्लाई करूंगा तो करंट आ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, कितना करंट कितने एरिया से जा रहा है। तो अगर मुझे करंट चाहिए तो डेंसिटी में वो एरिया मल्टीप्लाई करना होगा जिस एरिया से मुझे करंट चाहिए। तो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा भाई, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो करंट एनक्लोज लिखने के लिए आप लिखोगे जे इंटू पाई एक्स स्क्वायर। सही है। अब यहां से देखो एक एक्स से एक एक्स आप काट दो, पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट जे एक्स अपॉन टू। तो ये अपने को अंदर की फील्ड मिल जाती है, राइट। तो नेक्स्ट इसके बाद अपन को निकालनी है सपोज सरफेस पे फील्ड, तो मुझे सरफेस पे एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा। तो अब अपन एक दूसरा लूप कंसीडर कर रहे हैं जिसकी x की वैल्यू r के बराबर हो जाने वाली है, तो ये अपन ने x ले रखा है विच इज इक्वल टू r। तो लेफ्ट साइड में अपनी इक्वेशन में आएगा b इंटू लेंथ ऑफ द लूप दैट इज 2 पाई x की जगह अपन r लिख सकते हैं, और cos 0 डिग्री आएगा क्योंकि हर छोटे छोटे एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल बन रहा है, और राइट साइड में म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। अब आप देखोगे कि यार इस सरफेस से तो पूरा पूरा करंट जा रहा है, तो J इंटू इस पूरे का एरिया आप कर दोगे तो करंट आ जाएगी, तो आप लिखोगे J इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से एक आर से एक आर आप कैंसिल कर सकते हो, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से आप देखोगे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट जे आर बाय टू। तो फंडा सिंपल सा रहेगा, जैसे आप अगर x की जगह r भी पुट करोगे तो सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब फाइनल पार्ट आता है जिसमें हम सेंटर से बाहर की तरफ x दूरी पे एक लूप मानेंगे, या फिर सेंटर से x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो अब अपन ने सेंटर से x दूरी विच इज ग्रेटर देन r दूरी पे हमने एक लूप कंसिडर किया है। अब इसके अंदर पूरी पूरी वायर आ चुकी है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो आप एम्पियर्स लॉ का इक्वेशन लिखोगे दैट विल बी b इंटू टू पाई एक्स इंटू कॉस जीरो अगेन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे डीएल एलिमेंट के पैरेलल है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। अब आई एनक्लोज निकालने के लिए आप डेंसिटी इंटू ये पूरा एरिया तो लोगे नहीं, क्योंकि करंट पूरे एरिया से थोड़ी जा रही है लूप के। आप देख सकते हो करंट इसके अंदर जितने एरिया में वायर फंसी हुई है उतने एरिया में से तो करंट जा रही है, तो आपको आई एनक्लोज के लिए वही एरिया लेना है जहां से करंट जा रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज में आप लिखोगे जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2x। तो इस तरीके से अपन तीन अलग अलग दूरियों पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब अपना फाइनल टास्क ये था कि एक ग्राफ बनाओ जिसमें इस मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन अपन को प्रॉपर तरीके से समझ में आए, तो वो अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें बेसिकली दो स्टेजेस समझनी है। सबसे पहले सेंटर से जब आप दूर जा रहे हो तो दूर जाते आते सरफेस तक आते आते कैसा वेरिएशन है, तो ऐसा वेरिएशन है। तो आप देखोगे म्यू नॉट और जे और टू तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू x, x इज द दूरी फ्रॉम द सेंटर। तो अगर आप देख सकते हो b इज प्रोपोर्शनल टू x, तो ये बेसिकली y इक्वल्स टू mx टाइप की लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही होगी। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते 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 सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ लेगी, जहाँ पे x की वैल्यू सबसे बड़ा होगा वहां पे ये वैल्यू सबसे बड़ा होगा, दैट इज ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा मिलती है। देन इसके बाद आप देख सकते हो जब आप वायर के बाहर निकल के जाओगे तब क्या होने वाला है, तब x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनेगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से गिरता हुआ सा बनेगा। और क्योंकि ये ग्राफ एसिम्प्टोटिक है तो इन्फिनिटी पे जाके ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो होगी। मतलब अगेन आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, पर ये काफी वीक होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, एम्पियर की प्रॉपर स्टोरी भी समझ में आई होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को आप अगर सीक्वेंस में देखोगे तो सभी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएंगे, और कोई भी दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।